आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर जुमे की शाम एक बड़ा हादसा हो गया। दुबई से आ रहा एयर इंडिया का एक जहाज़ लैंडिंग के दौरान फिसल गया। इस फ्लाइट में 190 मुसाफिर सवार थे। इनमें 128 मर्द, 46 खवातीन, 10 बच्चे और 7 क्रू मेंबर शामिल थे। इसी बीच मरकजी वजीर वी मुरलीधरन के मुताबिक फ़्लाइट्स के दोनों पायलट्स इस हादसे में मारे गए हैं। एक और खबर आई है जिसके मुताबिक अब तक 14 अफराद की मौत की तस्दीक हो चुकी है और 135 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। एयर इंडिया की फ़्लाइट IX1344 दुबई से केरल आ रही थी। इस हादसे की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डराने वाली हैं, क्योंकि इनमें जहाज़ का अगला हिस्सा बुरी तरह तबाह हो गया। जहाज़ 2 टुकड़ों में बटा नज़र आ रहा है। अभी कुछ लोगों को हॉस्पिटल ले जाए जाने की खबरें हैं। माना जा रहा है कि भारी बारिश के चलते ये जहाज़ फिसला होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम 7:38 पर यह फ़्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड कर रही थी और इस दौरान भारी बारिश हो रही थी। टच डाउन करते ही जहाज़ रनवे पर फिसल गया और 30 फुट गहरी खाई में जा गिरा। बताया जा रहा है कि आगे बढ़ गया और 135 लोग अब तक इसमें जख्मी हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। आज रात 9 बजे तक दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,93,58,362 हो गई है, जबकि 7,19,562 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 20,27,074 हो गया है, जबकि 41,585 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 75,257 हो गई है, जबकि 601 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में जुमेरात को 2,207 नए मामले सामने आए हैं और 12 अफराद की मौत हुई है। रियासत में फ़िलहाल 21,136 एक्टिव केसेस हैं। बेंगलुरु में शुरू होने वाले नेशनल हॉकी कैंप से पहले 5 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें हिंदुस्तानी टीम के कैप्टन मनप्रीत भी शामिल हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया कि कैंप से पहले हुए टेस्ट में इन खिलाड़ियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मनप्रीत के अलावा डिफेंडर सुरेंद्र कुमार, जसकरण सिंह, ड्रैग फील्डर वरुण कुमार और कृष्णा बी पाठक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मनप्रीत ने कहा कि उन्होंने साई कैंप्स में ही खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया है। साई ने जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया है उससे उन्हें काफ़ी खुशी है। उन्होंने कहा कि वो अब अच्छा महसूस कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही रिकवर हो जाएंगे। साल की शुरुआत से हिंदुस्तानी हॉकी टीम का बेंगलुरु के साई सेंटर में ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से सभी खिलाड़ी बेंगलुरु में फंस गए थे। साथ ही कैंप को भी बंद कर दिया गया था। इसके बाद अनलॉक 1 में 19 जून को खिलाड़ी अपने अपने घर पहुँच गए थे। सभी खिलाड़ियों को जुलाई में कैंप के लिए आना था, लेकिन कर्नाटका में लॉकडाउन की वजह से उसे टाल दिया गया था। भद्राचलम के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेश का कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल हो गया। डॉक्टर नरेश का एक हफ्ते कबल कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया था। वो एक हफ्ते से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्रन ने डॉक्टर नरेश के इंतकाल पर अपने गहरे दुख का इजहार किया और सोगवार ख़ानदान के साथ इजहार ताज़ियत भी किया। ईटला राजेंद्रन ने कहा कि ये सुनकर अफसोस हुआ है कि डॉक्टर नरेश कोरोना वायरस से मुतासिर होने के एक हफ्ते बाद ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। डॉक्टर नरेश पिछले 10 वर्षों से तिब्बी खिदमात अंजाम दे रहे थे। वो भद्राचलम के मुतवत्तिन थे और मुनुगुरु क्वारंटाइन सेंटर पर बहैसियत इंचार्ज खिदमात अंजाम दे रहे थे। उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाने की वजह से उन्हें हैदराबाद के हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। कोविड-19 से लड़ने वाले डॉक्टर पहले सरकारी डॉक्टर हैं जिनकी इस वायरस से मौत वाक़ई हुई है। किंग कोठी सरकारी दवाखाने से एक
49 साला कोरोना वायरस का मरीज 4 शुम्बे को लापता हो गया, जिसकी शिनाख्त इब्राहिमपट्टनम के अंजीपुर मीरपेट के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में लैब टेक्नीशियन की हैसियत से काम करने वाली की हुई है। इनको कोरोना वायरस मुस्बित अलामात के जाहिर होने पर अस्पताल में शरीक करवाया गया था। एक रिश्तेदार ने सिम्माचारी को उनकी 75 साला माँ सिम्बम्मा की मौत के इंतकाल की इत्तला दी। माफ़ कीजिएगा, इंतकाल की इत्तला इसलिए नहीं दी कि सुनने के बाद चारी अस्पताल से चले जाएंगे। सिम्माचारी एक ऑटो में सवार हुए और बीवी को ऑटो के किराए की रकम लेकर घर के बाहर ठहरने की हिदायत दी। उनकी अहलिया ने हॉस्पिटल से इलाज छोड़कर आ जाने पर इजहार नाराज़गी की और वापस से किंग कोठी हॉस्पिटल ले आई और उन्हें क्वारंटाइन वार्ड में छोड़कर घर वापस चली गई। घर जाकर उसने फ़ोन किया तो चारी ने फ़ोन नहीं उठाया। अस्पताल वालों ने बताया कि वो फ़ोन बिस्तर पर छोड़कर फल लाने के लिए गए हैं, लेकिन उसके बाद वापस हॉस्पिटल नहीं आए, जिस पर उनकी अहलिया ने पुलिस से राब्ता पैदा किया। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला रजिस्टर करके सीसी कैमरों के फुटेज की मदद से उन्हें तलाश करने की कोशिश शुरू कर दी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमे आबपाशी के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो नागार्जुना सागर आयाकुट के काश्तकारों को ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में पानी जारी करें। वज़ीर आला ने चीफ इंजीनियर नागार्जुना सागर को हिदायत दी कि वो पानी की इजराई जुमे से शुरू हो जानी चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि नलगुंडा और खम्मम अजला में नागार्जुना सागर आयाकुट के काश्तकारों को ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में पानी की फराहमी का फैसला किया गया है, जैसा कि बालाई कृष्णा के खित्ते में वाफर मकदार में पानी दस्तयाब है और इस मानसून में अच्छी बारिश होने के इम्कानात पाए जाते हैं। पीसीसी सदर व रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि कृष्णा नदी से आंध्र प्रदेश पोतीरेड्डी पाडू और रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत जो पानी ले जाने का मंसूबा बनाया है, उससे तेलंगाना रियासत रोजाना 6.3 टीएमसी पानी से महरूम हो जाएगी। फेसबुक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अगर जगन मोहन रेड्डी हुकूमत इन दोनों प्रोजेक्ट्स को अंजाम देने में कामयाब होती है तो ऐसी सूरत में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए चीफ मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफा देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दरियाए कृष्णा से ग्रेविटी के जरिए तेलंगाना को अब पानी हासिल होता है, इसका तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय चीफ मिनिस्टर केसीआर और रियासती वुज़रा आला ओहदेदार कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं, जबकि कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिससे सिर्फ 2 टीएमसी पानी लिफ्ट होता है। इस प्रोजेक्ट पर सालाना 12,000 करोड़ रुपए के अखराजात आयद होंगे। उन्होंने कहा कि कृष्णा से पानी को हासिल करने के मामले में हुकूमत सर्द मोहरी से काम ले रही है। उन्होंने कहा कि साल 2018 में ही जगन ने असेंबली में पोतीरेड्डी पाडू की गुंजाइश में इजाफे का ऐलान किया था। उसके बाद जगन और केसीआर के कई मरतबा मुलाकात हुई, लेकिन तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने जगन के सामने इस मसले को नहीं रखा। केसीआर की खामोशी से ऐसा मालूम होता है कि वो खुद एपी को पानी ले जाने की इजाज़त दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन कबल तेलंगाना हुकूमत ने जो स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की है, उसमें 2 प्रोजेक्ट्स को रोकने का कोई तस्करा नहीं है और आंध्र प्रदेश को इसमें तीसरा फरीक बनाया में अर्जी दाखिल करते हुए एपी को प्रोजेक्ट्स की तामीर से रोकने की कोशिश करेंगे। గతంలో సెంటర్లు కూడా పిలవడం జరిగింది. అదేవిధంగా శ్రీశైలం 4 షోర్ నుండి శ్రీశైలం కంటే ముందు నుంచి పూర్తిగా బాటం నుంచి 780 అడుగుల నుంచి సంగమేశ్వర్ అనే చోటు నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రతిరోజు కృష్ణా నదీ జలాలు 3 టీఎంసీ నీళ్లు లిఫ్ట్ చేసే రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ కూడా జియో ఇష్యూ చేయడం, టెండర్లు కాల్ఫాల్ చేయడం జరిగింది. అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఎంత నష్టం? ఇవి 2 ప్రాజెక్టులు పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్ డ్రాయల్ కెపాసిటీ 80,000 క్యూసెక్లు వాళ్ళు పెంచగలిగి రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ 3 టీఎంసీ పర్ డే
నిర్మాణం చేసుకోగలిగితే తెలంగాణ రైతాంగానికి హైదరాబాద్ నగర మంచినీటికి 6.3 టీఎంసీ పర్ డే మనం నష్టపోతున్నాం. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఉచితంగా గ్రావిటీ ద్వారా కృష్ణా నదీ జలాలు వస్తున్న నీళ్లు వాళ్ళు ఆ స్కీములు ప్రాజెక్టులు కట్టుకోవడం పూర్తయితే ఆ నీరు మనకి డైవర్ట్ అయిపోతాయి, మనకు రాకుండా పోతే అనే విషయం, ఇది చాలా సీరియస్ విషయం అనే విషయం నేను మరోసారి మీకు మనవి చేస్తున్నాను. అంటే ఎంత పెద్ద నష్టం అని చెప్పడానికి కొన్ని అంకెలు మీకు మళ్ళీ చెప్తా. ఎంత నష్టపోతాం మనం పర్ డే, ప్రతిరోజు 6.3 టీఎంసీ పర్ డే అదనంగా కృష్ణా నదీ జలాలు తెలంగాణ రైతాంగం, తెలంగాణ ప్రజలు నష్టపోతారనే విషయం మీకు మనవి చేస్తూ 6.3 टीएमसी पर डे। टीआरएस पार्टी के रुकन काउंसिल करने प्रभाकर ने कहा है कि टीआरएस पार्टी पहले से ही आंध्रा मुखालिफ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त पानी की मुंतकली में ताउन करने वाले चोर अब चोर चोर का शोर मचा। देश में इजाफे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जियो 203/388 के खिलाफ ही तेलंगाना हुकूमत जद्दोजहद करेगी। बास कांग्रेस कायदीन का इल्ज़ाम है कि आंध्रा को छोड़कर कर्नाटका के खिलाफ जद्दोजहद करने की गलत बयानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो गुनाह किए थे उसको टीआरएस पार्टी धोने की कोशिश कर रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना को इंसाफ मिलेगा। ప్రాంతానికి అన్యాయం జరుగుతాయి కాబట్టి ఇది ప్రేయర్ అండి. ఇది ప్రేయర్ చాలా స్పష్టంగా ఐఏలో ఉన్నటువంటి ప్రేయరు. ఈ ప్రేయర్ లో చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే ఈ రెండు జీవోల ద్వారా తెలంగాణ ప్రాంతానికి అన్యాయం జరుగుతుంది కాబట్టే దీన్ని విచారించిన తర్వాత మాత్రమే ఈ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం జరగాలి అనేటువంటిది దాన్ని జత చేస్తే దురదృష్టం ఒక పత్రికనైతే ఇవాళ ప్రధాన శీర్షికగా ఆ పత్రిక రాస్తది పంచాయతీ ఆంధ్రప్రదేశ్ తోటి కేసేసింది కర్ణాటక మీద అనేది. అసలు పేరు మెన్షన్ చేయడమే తప్ప మొత్తం ఈ ఐఏలో పత్రికా మిత్రులకు కూడా వీలైతే ఐఏ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్న మిత్రులకు ఇది ఇస్తాం, ప్రతులు ఇస్తాం. ఈ ఐఏలో ఎక్కడ కూడా కర్ణాటక సంబంధించినటువంటి మిగులు జలాల వివాదాన్ని ఎక్కడ ఊటంకించలేదు. ఈ ఐఏలో మహారాష్ట్రకు సంబంధించినటువంటి మిగులు జలాల వివాదాన్ని గతంలో ఏదైతే ఎస్ఎల్పీలు ఉన్నాయో, నిజానికి కర్ణాటక ఎస్ఎల్పీ వేసి ఉంది, మహారాష్ట్ర కూడా ఎస్ఎల్పీ వేసి ఉంది 2014 వరకు, వాటిని ఎక్కడ ఊటంకించలేదు. ఇందులో మెన్షన్ చేసిందల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్కు తెలంగాణకు మధ్య పాటిస్తూ దురదృష్టం ఇవాళ ఒక పత్రిక చాలా ప్రధాన శీర్షికగా రాయడం ఒక మాజీ కాంగ్రెస్ टीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली जी बालाराजू ने कहा है कि तेलंगाना के मफादात को गिरवी रखने वालों का नामो निशान मिट गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्रा के कायदीन की गुलामी करने वाले कांग्रेस कायदीन अब गला फाड़ रहे हैं। पोतिरेड्डी पाडू के मामले में इस वक्त रियासत और मरकज़ में इख्तदार में रहने वाली कांग्रेस ने जो गलतियां की थी उसको अब छुपाने की कोशिश की जा रही है। कृष्णा तास में मख्तस करदा से इजाफा पानी आंध्रा वाले ले जाने पर खामोश तमाशाई बने हुए थे, इसीलिए अवाम ने कांग्रेस को सबक सिखाया था। केसीआर की संजीदगी पर किसी को शक करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि किसने तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की है अवाम नहीं भूली है। गवर्नमेंट से नहीं, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र भी हो, कर्नाटक भी हो, कोई भी हुकूमत हमारे खिलाफ कुछ डिसीजन लिए तो उसके पीछे हम लगे हुए रहते। ज़रूर जिसको जो सिस्टम अडाप्ट करना है वो उसूल से हम आगे बढ़ेंगे। कोर्ट में भी हम लड़ेंगे, हक से जो भी हम लड़के अचीव करना है वो चीज़ों में हम आगे रहेंगे। ज़रूर हमारे किसानों को कहीं भी धक्का हो रही तो हमारे प्रोजेक्ट्स में मसले में भी हो, हर चीज़ में भी हम हर चीज़ में केसीआर साहब को मालूमात है। आज प्रोजेक्ट
जो हक है वो हक के लिए लड़ेंगे। तेलंगाना प्रोजेक्ट जो कृष्णा बेसिन में हमारे को पूरी तरह पानी आने का चांसेस है, वो पानी को ला लेंगे हम। कैसा भी इरिगेशन को 100% पूरी तरह से आगे लेके चलेंगे। जो आंध्र प्रदेश हुकूमत जिसमें वाटा नहीं है उनको, वो वाटा में कुछ भी अप्रूवल नहीं रहने के बावजूद भी वो लोग टेंडर तक आज पोतिरेड्डी पाडू में आगे बढ़ रहे। उसको रोकने के लिए हमारा पूरा पावर इस्तेमाल करेंगे ज़रूर। वो प्रोजेक्ट्स को रोकते हुए हमारा हिस्सा जो है उस हिस्सा को हासिल करने के लिए हम तैयार रहते हैं। नए सेक्रेटेरिएट के तामीरी कामों के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत ने GPR नोट जारी करते हुए ये वाज़ेह किया कि नया सेक्रेटेरिएट 7 फ्लोर पर मबनी होगा और 7वें फ्लोर पर वज़ीर आला का चेंबर होगा। चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, CM और स्टाफ के अलावा अहम शख्सियतों के लिए खुसूसी जगह मख्तस करने के अलावा वज़ीर आला के लिए अलहदा लिफ्ट और अलहदा रास्ता रखा जाएगा। जबकि फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर पर काबिनी वुज़रा के चेंबर्स होंगे। तीसरे फ्लोर पर पुलिस कंट्रोल रूम और दीगर महकमे जात के ऑफिस मख्तस किए गए हैं। नई इमारत के ईस्ट और वेस्ट में मीनार नुमा गुंबद लगाए जाएंगे। इसके अलावा इमारत के अतराफ व अकनाफ में पौधे लगाए जाएंगे। महकमे इमारत और बहुत जल्द टेंडर्स उसूल करने के सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुनक़िदा काबीना में नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए 400 करोड़ रुपए जारी करते हुए नए सेक्रेटेरिएट में खाने के डाइनिंग हॉल के अलावा जामे पार्किंग की तामीर अंदरून 2 साल में मुकम्मल की जाएगी। ज़राए के मुताबिक काबीनी इजलास में वज़ीर आला की जानिब से अहदेदारों को रेवंत रेड्डी कई इल्ज़ामात आयद कर चुके हैं। कांग्रेस ने मसाजिद और मंदिर पर सख्त बरहमी का इजहार किया है, उनके निज़ाम पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि आखिर हकीकत में क्या हो रहा है इसका मायना करने के लिए कांग्रेस अदालत से रुजू हुई है। इस मामले पर 10 अगस्त को सुनवाई होगी। कोरोना वायरस से निपटने में हुकूमत की नाकामी और कोरोना को आरोग्यश्री में शामिल करने का मुतालबे को नज़रअंदाज करने और रियासत में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबे को कबूल करने के खिलाफ चलो प्रगति भवन प्रोग्राम को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए तेलंगाना तेलुगु देशम और CPI के कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अहम कायदीन को जब वो प्रगति भवन के लिए रवाना हो रहे थे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान कायदीन ने कहा कि वज़ीर आला कुल जमाती इजलास तलब नहीं करते और अब एहतजाज करने का हक भी छीन रहे हैं। तेलुगु देशम और CPI के कायदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हर गरीब फर्द को 12 किलो चावल और 7,500 रुपये नकद दिए जाएं और कोरोना टेस्ट में इजाफा किया जाए और खानगी हॉस्पिटल्स की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। నారాయణగూడ ఫిష్ హౌస్ ఉంది కదా, ఫిష్ హౌస్ దగ్గర బండ్లాటం పెట్టారు. సార్ అక్కడనే అరెస్ట్ చేసి कांग्रेस के रुकन असेंबली टी जग्गा रेड्डी ने कहा है कि कोरोना से मुतासर अफराद दिल के अमराज से मुतासर होकर सांस लेने में तकलीफ से उनकी मौत हो रही है। ज़िले हॉस्पिटल में मुस्बित आने पर गांधी दवाखाने को सिफारिश की जा रही है। गांधी हॉस्पिटल में 10 में से 5 अफराद की मौत हो रही है। गांधी दवाखाने में अब्दुल क़य्यूम ने अपने फर्जंद को तमाम हालात से वाकिफ़ करवाया और उनकी भी मौत हो गई। सो मरीज़ों के लिए एक डॉक्टर क्या कर सकता है, इसमें
जग्गा रेड्डी ने कहा कि डॉक्टर और तिब्बी अमले पर वो तनकीद नहीं कर रहे हैं, हुकूमत के गलत इक़दाम की मजम्मत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी और खानगी दवाखानों में क्या फ़र्क है, हुकूमत को ये समझना ज़रूरी है और गांधी हॉस्पिटल से जो गरीब अफराद रुजू हो रहे हैं उनका वहाँ पे ठीक से इलाज नहीं किया जा रहा है। హాస్పిటల్ ఒక డాక్టర్ తోటి మాట్లాడి మేము హాస్పిటల్ పంపించడం జరిగింది. పంపించిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆమె ఆక్సిజన్ మీద ఇప్పుడు స్టిల్ బ్రతికే ఉంది. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి, మినిస్టర్ గారికి. దీన్ని ఒక ఎగ్జామ్ చేయండి మీరు దయచేసి. మేము మీ మీద విమర్శ చేస్తలేము, నిందలేస్తలేము. మేము ఒక ఎగ్జామ్ చేయండి. ఒక నిజమైన విషయాన్ని మీకు చెప్తున్నాము, దీన్ని ఎగ్జామ్ చేయండి. నేను ట్రీట్మెంట్ డైరెక్ట్గా చేపిస్తున్నా. ఇప్పుడు ఆమె, నేను రోజు డాక్టర్తో మాట్లాడుతున్నా. ఆమె ఇప్పుడు డాక్టర్ వయసు 45 ఏళ్ళండి. ఈమె వయసు 45 సంవత్సరాలు. అట్లాగే మొన్న ఉదయం అబ్దుల్ కయ్యూమ్, ఆయన వయసు 60 సంవత్సరాలు. అతను హాస్పిటల్ మన అతనికి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పోవడం జరిగింది. అతను టెస్టింగ్ చేస్తే పాజిటివ్ వచ్చింది. అతనికి కూడా లాస్ట్ స్టేజ్ బ్రీత్. वज़ीर इंडस्ट्रीज़ व IT तारक रामाराव ने नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर बाफिंदों में अवार्ड्स तकसीम किए। 13 अजला के कलेक्टर्स की मौजूदगी में ये अवार्ड्स तकसीम किए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुताल्लिका ज़िला कलेक्टर्स और बाफिंदों से वज़ीर मौसूफ ने बातचीत की। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि हैंडलूम के शोबे से 40,000 अफराद को रोज़गार मिल रहा है। गुज़िश्ता 3 साल से रियासत में हैंडलूम की सनत को फ़रोग़ देने के लिए बड़े पैमाने पर फ़ंड्स मख्तस किए जा रहे हैं। हैंडलूम की सनत से वाबस्ता हर शख्स की फलाह व बहबूद की स्कीमात पर अमल आवरी हो रही है। दीगर रियासतें भी हमारी स्कीमात को मॉडल के तौर पर कबूल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बाफिंदों को कुंडा लक्ष्मण बापूजी के नाम से मौसूम अवार्ड्स भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से 4 माह कबल ही बाफिंदों की फलाही स्कीमात पर अमल आवरी के लिए 96 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई। बाफिंदों को धागे और केमिकल 50% सब्सिडी पर दिया जा रहा है। चैतन्या मित्रा स्कीम के तहत उन्हें सब्सिडी फराहम की जा रही है। चेनता मित्रा तंजीम में 20,554 बाफिंदों ने अपने नाम दर्ज करवाए हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि 31 मार्च 2017 तक बाफिंदों के तमाम कर्ज माफ़ कर दिए गए। रियासत में 8 ब्लॉक लेवल क्लस्टर्स पर अमल किया जा रहा है। नए ब्लॉक लेवल क्लस्टर को मंजूर करने मरकज़ को तजावीज़ रवाना की गई हैं। हर पीर के दिन हैंडलूम मंडे मनाया जा रहा है, जिसके तहत ओहदेदार और सियासी कायदीन हैंडलूम की बनाई हुई मलबूसात का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाफिंदों की बहबूद के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ मुआहदा సంవత్సరంలో ఆనాడు ఆగస్టు 7వ తేదీని జాతీయ దినోత్సవంగా, జాతీయ చేనేత దినోత్సవంగా ప్రకటించింది. 1905వ సంవత్సరంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా బెంగాల్ విభజనకు నిరసనగా ఆగస్టు 7 తారీఖు నాడు స్వదేశీ ఉద్యమం ఏదైతే ప్రారంభించబడిందో దానిని, అందులో భాగంగా అంతర్భాగంగా ఉన్న స్వదేశీ ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించాలనే నినాదాన్ని మరి ఈరోజు మనం ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఈ జాతీయ చేనేత దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటా ఉన్నాం. చేనేత ఉత్పత్తుల ప్రాధాన్యతను గుర్తించడం, ఆదరించడం, ప్రోత్సహించడం మరియు నేతన్నకు గౌరవప్రదమైన వేతనాన్ని పొందేలాగా చూడడం చేనేత దినోత్సవం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. గత 3 సంవత్సరాలుగా ఈ జాతీయ చేనేత దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటా ఉన్నాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో. ఈరోజు కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారి పేరు మీద, స్వర్గీయ కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారి పేరు మీద అవార్డులు ప్రతి సంవత్సరం ఇచ్చుకుంటా ఉన్నాం. కానీ ఈ సంవత్సరం ఈ కరోనా వల్ల మరి కొన్ని ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో జిల్లాల వారీగా ఎక్కడికక్కడ చేనేత కళాకారులని గుర్తించే విధంగా జిల్లా కలెక్టర్ల స్థాయిలో ఉత్సవాలు నిర్వహించుకున్నాం. ఇక్కడ లాంఛనంగా 2 సీనియర్ చేనేత కళాకారులకి మా ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ కూడా వారిని సన్మానించుకోవడం జరిగింది. మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా డిజిటల్ సర్వే నిర్వహించి
మొత్తం మగ్గాలు చేనేత మగ్గాలు ఎన్ని ఉన్నాయని గుర్తించి దాని ఆధారంగా 17,573 మగ్గాలు, దానిపైన ఆధారపడ్డ కుటుంబాలే కాకుండా అనుబంధ కళాకారులు మరొక 22,875 మంది, అంటే దాదాపు 40,000 మంది చేనేత కళాకారులు వారికి అనుబంధంగా వారి కుటుంబాలు ఈ రంగం మీద జీవనోపాధి పొందుతూ ఉన్నారు. గతంలో ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేటాయించినంత పెద్ద మొత్తంలో మనం ఈ రంగం పెద్ద మొత్తంలో కేటాయించుకున్నాం. దానివల్లనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో వారి ఆదేశానుసారం పెద్ద మొత్తంలో तेलंगाना में तमाम ज़ख़ीरे आब वजीर अफजाइश और मवेशियात तलसनी श्रीनिवास यादव ने आगाज़ किया। ज़िले सूर्यापेट के हुजूर नगर मंडल लिंगागिरी पानी में छोड़ा। वजीर ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि केसीआर जैसा चीफ मिनिस्टर होना हमारे लिए खुशकिस्मती है। इस प्रोग्राम के तहत तमाम ज़खायर आब में 81 करोड़ के मछली के बच्चे और 5 करोड़ के झींगे छोड़े जाएंगे। माहीगीरों को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत की तरफ से मुफ्त मछली के बच्चे छोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत ने हर तबके की तरक्की के लिए काम किया है। ఎక్కువ మందిని రానీకండి. అన్న చిన్నగా ఎమ్మెల్యే గారు కనపడతారు. వద్దు సార్ ఏంటి సార్ ఓకే రాష్ట్ర ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉండాలి. మైనారిటీలు సంతోషంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో చాలా కార్యక్రమాలు అంటే ఈరోజు చేప పిల్లల పంపిణీ, గొర్రెల పంపిణీ కాకుండా అయితే 70 సంవత్సరాల కోసం నీళ్లు లేక కరెంటు లేక వాళ్ళకు సరైనటువంటి సమయంలో మరి యూరియా అందలేక నానా రకాల ఇబ్బందులు ఈ గ్రామీణ ప్రాంతంలో మీరు అందరూ చూసినటువంటి వాళ్ళ కోసం కరెంటు కూడా 7 గంటలు ఇస్తామని 6 గంటలు ఇస్తామని కూడా టైంకి ఇచ్చినటువంటి దాఖలాలు లేవు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఫస్ట్ తీసుకున్నటువంటి కార్యక్రమం 24 గంటల కార్యక్రమం। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि मुमताज़ NRI एडिटर इन चीफ रोजनामा मुंसिफ व चेयरमैन सुल्तानुल एजुकेशन सोसाइटी जनाब लतीफ़ मोहम्मद ख़ान का जुमे के रोज़ अमेरिका के शहर शिकागो में मुख्तसर सी अलालत के बाद खल पर हमले की वजह से इंतकाल हो गया। उनकी मैयत को मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर शिकागो मुंतकिल किया गया, जहाँ बाद नमाज जुमा शिकागो के मुस्लिम कब्रस्तान में तदफीन अमल में लाई गई। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।